जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट यूनिट के सरल आवर्त गति, जिसको इंग्लिश में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसके बारे में हमने एक डेफिनेशन को पढ़ा था, जो है इस प्रकार की कंपन गति जिसका आयाम तथा आवृत्ति स्थिर रहे तथा गति किसी साम्य स्थिति के इधर उधर हो तो क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति कहलाती है। तो सरल आवर्त गति करते हुए किसी वस्तु का गणितीय सूत्र, ये हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो आज हम यहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस पर। तो आइए देख लेते हैं सरल आवर्त गति करते हुए किसी वस्तु का गणितीय सूत्र किस तरीके से लिखते हैं। देखिए y = a sin ओमेगा t, और ओमेगा को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 2πn, और साथ में t है तो t लिखेंगे, इक्वल टू a sin 2π/t इंटू t। अब x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन होगा, वो क्या होगा? a cos ओमेगा t इक्वल टू a cos 2πnt इक्वल टू a cos 2π/T इंटू t। अब यहां पर a क्या है? कंपन का आयाम, या हम बोल सकते हैं साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। आवृत्ति n है और आवर्तकाल T। और y क्या है? t समय पर साम्य स्थिति से वस्तु का विस्थापन हम क्या बोल रहे हैं? y बोल रहे हैं। और x को t समय पर साम्य स्थिति से वस्तु का विस्थापन किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, उसको हम x बोलेंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इसको एक्सप्लेन करेगा। तो यहां पर y = a sin ओमेगा t, यानी कि जो साइन कर्व है वो किस तरीके से बनता है फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिएगा। साइन कर्व इस साम्य पोजीशन पर, जो साम्य स्थिति है o, इससे स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट साइकिल यहां पर जाकर के पूरी करता है। ये होता है साइन कर्व। साइन कर्व हम जहां भी बनाएंगे उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है? अब ये किस तरीके से है? विस्थापन जो होगा इसमें, अगर हम ऊपर को जाएंगे तो यहां से वेव इस तरीके से चलेगी, तो यहां पर ये विस्थापन दिखाया जा रहा है, और जहां पर वेव टॉप पर पहुंचकर वापस आएगी वहां तक होता है आयाम, जिसको हम a से डिनोट करते हैं। और जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, इस साम्य स्थिति की जो लाइन है इससे नीचे की तरफ देखेंगे तो माइनस में आयाम कैलकुलेट करेंगे। और समय जो है उसकी डायरेक्शन किस साइड है? उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, जिधर वेव प्रोपेगेट करती है। तो जब ये हाफ साइकिल यहां पर आता है, हाफ फेज से, यानी कि इस कंप्लीट साइकिल का फोर्थ हिस्सा, कंप्लीट साइकिल का फोर्थ भाग जो है वो क्या कहलाएगा? इस आवर्त काल का चौथाई भाग। मतलब हम क्या बोलते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। तो इस कंप्लीट साइकिल का फोर्थ हिस्सा, यानी कि यहां पर देखेंगे ये और यहां पर ये हो जाएंगे, तो कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। तो ये क्या है? इस कंप्लीट साइकिल का फोर्थ हिस्सा क्या कहलाएगा? आवर्तकाल का फोर्थ भाग। और अब यहां पर हम जैसे आए तो ये हुआ इसका आधा हिस्सा, तो आधा हिस्सा क्या कहलाएगा? इसका आवर्तकाल का हाफ कहलाएगा। यहां पर क्या है? आवर्तकाल का 3/4 पार्ट है, और यहां पर कंप्लीट 1 आवर्तकाल, यानी कि t यहां पर हमें मिल जाता है। एक कंप्लीट साइकिल पर आवर्तकाल कंप्लीट हो जाता है। और आवर्तकाल हमने पढ़ लिया था, वो क्या होता है कि एक कंप्लीट साइकिल में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसी तरीके से कॉस का अगर हम वक्र देखें किस तरीके से बनता है, कोसाइन कर्व, अगर हमें कहीं पर भी बात आती है तो कोसाइन कर्व किस तरीके से शुरू करते हैं कि हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, जो हाईएस्ट आयाम होता है वहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं, और हमारे जो साइकिल कंप्लीट होती है वो उसी जगह पर कंप्लीट होती है जिस पोजीशन पर ये आयाम मैक्सिमम था। और इसको भी हम यहां पर, जब ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगी तो यहीं पर क्या होगा? इसका आवर्तकाल होगा। अब इसके आवर्तकाल का फोर्थ हिस्सा यहां पर, सेकंड यहां पर होगा, थर्ड यानी कि 3/4 यहां पर होगा, और ये 1 कंप्लीट साइकिल यानी कि आवर्तकाल यहां कहलाएगा। तो आप देख लीजिएगा, जो साइन कर्व बनता है वो इस तरीके से हम बनाएंगे। जहां भी हम साइन कर्व की बात करेंगे और कोसाइन की अगर बात करेंगे तो हमको इस तरीके से बनाना होगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कंपन गति, जिसको इंग्लिश में ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं।
तो ये क्या होता है, किसी वस्तु की इस प्रकार की गति जो किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर होती है। मान लिया कोई हमारे पास स्थिर बिंदु है, इससे इधर की साइड और इधर की साइड अगर कोई गति हो रही है और निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करे, यानी कि यहां पर कुछ समय ले और फिर से ये वापस आ जाए और यहां पर ये फिर से कुछ समय लेगा, ये फिर से यहां पर वापस आ जाएगा, तो एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत ये क्या होता है, पुनरावृत्ति करता है। तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, कंपन गति बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो सरल लोलक की जो गति होती है वो एक कंपन गति कहलाएगी, और स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान को थोड़ा खींचकर अगर छोड़ दें तो उसमें होने वाली जो गति होगी वो भी कौन सी गति कहलाएगी, कंपन गति कहलाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं आवर्त गति, जिसको इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। तो ये होते क्या है, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात निश्चित पथ पर अपनी गति की पुनरावृत्ति करे। पुनरावृत्ति का मतलब यहां पर है बार बार, ठीक है, बार बार अपनी गति वहां पर दोहराए, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 1 वर्ष में पूर्ण होती है, और 1 वर्ष में पूर्ण होने के बाद वो फिर से वहीं से स्टार्ट कर देती है, फिर से 1 वर्ष बाद फिर से वहीं से स्टार्ट करती है। तो क्या है कि एक निश्चित पथ पर वो क्या कर रही है, अपनी गति की पुनरावृत्ति कर रही है, बार बार वहीं पर गति कर रही है, तो उसको कहेंगे हम आवर्त गति, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति भी क्या है, एक आवर्त गति कहलाएगी, जो 1 दिन में पूर्ण होती है। 1 दिन के बाद वो फिर से वहीं पर उसी पॉइंट को, अगर हम किसी अर्थ पर किसी लेयर पर एक पॉइंट को सेलेक्ट कर दें, ठीक है, ये अर्थ है और यहां पर हमने एक पॉइंट को सेलेक्ट कर दिया, तो जैसे ही ये अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी तो ये पॉइंट 24 घंटे के बाद फिर से हमें यहीं पर दिखाई देगा, और फिर से ये उसी तरीके से मोशन करेगी, या फिर से 24 घंटे के बाद यहां पर दिखाई देगा। तो 1 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर पूरा करने के बाद वो फिर से यहीं से अपनी गति की पुनरावृत्ति करेगी, तो इसको हम बोलते हैं आवर्त गति। एग्जाम्पल थर्ड है सरल लोलक की गति, स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति इत्यादि। यानी कि जो सरल लोलक की गति होती है वो भी एक आवर्त गति है, और स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति भी क्या होती है, आवर्त गति होती है। अब आप ये यहां पर सोचने लगेंगे कि जो हमने बताई थी कंपन गति, उसके भी ये एग्जाम्पल थे कि सरल लोलक की गति और स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, और आवर्त गति में भी हमने ये दोनों एग्जाम्पलों को रखा है। तो इसीलिए हमने यहां पर एक नोट लिखा हुआ है कि इस प्रकार हम यह देखते हैं कि सभी कंपन गतियां, आपने देखा कि कंपन गतियों में सरल लोलक की गति और स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति के हमने दोनों एग्जाम्पल लिए थे, और वही एग्जाम्पल आवर्त गति में भी आ रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी कंपन गतियां आवर्त गति तो होती हैं, परंतु सभी आवर्त गतियां कंपन गति नहीं हो सकती। मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा कंपन गति नहीं हो सकती है, पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति कंपन गति नहीं हो सकती है, लेकिन सरल लोलक की जो गति होती है वो कंपन गति भी होती है और आवर्त गति भी हम उसको कहते हैं। और स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की अगर हम गति देखें तो वो भी दोनों प्रकार की गति हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि कंपन गतियां आवर्त गति हो सकती हैं, लेकिन सभी आवर्त गतियां कंपन गति नहीं होती। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आवर्त गति का एक समान वृत्तीय गति के रूप में प्रक्षेपण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएचएम को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप देख लीजिएगा यहां पर हम किस प्रकार इसको समझते हैं। मान लिया यहां पर हमारे पास कोई एक वृत्तीय पथ है और उस पर कोई एक कण, ठीक है, ए त्रिज्या पर, ये त्रिज्या है इसकी ए त्रिज्या पर ये पी कण गति कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहा कि कोई कण ए त्रिज्या के वृत्त पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो एक्स एक्स और वाई वाई, ठीक है, ये एक्सिस एक्स एक्स हुआ और ये एक्सिस कहलाएगा वाई वाई एक्सिस। अगर हम इसमें दो एक्सिस बना दें तो वृत्त के क्रम से क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर व्यास के जो एक्सिस हैं वो कहलाएंगे। अब यदि कण ए त्रिज्या के वृत्त पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यानी कि ये जो इसका वृत्तीय पथ है तो एक समान वृत्तीय गति अगर ये कर रहा है, तो कण x से चलकर, यहां से चलकर t समय में बिंदु P पर पहुंचता है। यहां से ये कण चला और t समय में कहां पर पहुंचा, P बिंदु पर पहुंच जाता है। तो जो POX, यानी कि अगर ये x पोजीशन है तो POX जो एंगल है वो कितना है, वो है थीटा।
कण का कोणीय वेग कितना होगा, तो कोणीय वेग होगा ओमेगा इक्वल टू थीटा बटे टी, यानी कि जो भी इसका कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन कितना है थीटा, और कितना समय लगा इसको पी पॉइंट तक पहुंचने में, टी समय लगा, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा थीटा अपॉन टी हो जाएगा। इसी तरीके से जो थीटा है इक्वल टू ओमेगा टी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो टी है जब हम इधर ले जाएंगे तो ये कहां जाएगा ओमेगा के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। इसको आप याद रखिएगा, ये जो वैल्यू है इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। अब इस फिगर को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु P से वृत्त के व्यास y डैश पर लंब PM तथा व्यास x डैश पर लंब PN डाले जाते हैं। देखिएगा यहां पर बिंदु P से वृत्त के y अक्ष पर PM और x अक्ष पर PN दो लंब डाले जाते हैं। ठीक है, तो OM क्या हुआ y, OM किस डायरेक्शन में है y डायरेक्शन में है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है y हुआ, और x डायरेक्शन में इस P बिंदु का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x। क्लियर है, तो OM इक्वल टू y और ON इक्वल टू कितना हुआ x, और देखिएगा यहां पर OP कितना है, OP यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है a, तो हम क्या लिखेंगे OP इक्वल टू a लिखेंगे, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हमने अभी पढ़ा था, तो क्या होगा कोण OPM बराबर होगा कोण PON के। देखिएगा ये जो कोण OPN है ये भी थीटा है, और कोण MPO यानी कि OPM जो है ये भी थीटा है, तो दोनों कोण बराबर होंगे, इसलिए हमने लिखा दोनों कोण इक्वल होंगे, और कितने होंगे थीटा होंगे। तो अब त्रिभुज OPM में कौन सा त्रिभुज है OPM, ये ऊपर वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं, तो ऊपर वाले त्रिभुज में हम क्या लिखेंगे साइन थीटा को अगर हम लिखे तो OM अपॉन OP हो जाएगा। ये कैसे हुआ आइए देखते हैं। देखिएगा यहां पर अगर हम इस ट्राइंगल को लें तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास थीटा है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, तो साइन क्या होता है लंब अपॉन कर्ण होता है, तो कर्ण कौन सा है OP है, और लंब कौन सा है OM है, तो क्या हो जाएगा OM यानी कि लंब अपॉन कर्ण, कर्ण कौन सा है OP, ये हो जाएगा। तो OM अपॉन OP क्या कहलाएगा साइन थीटा कहलाएगा, और थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन a हो जाएगा। अब इस a को हम जब साइन के साथ में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो ये एक तो ये आ जाता है सरल आवर्त गति का समीकरण। और इसी प्रकार त्रिभुज OPN में जो हमारे पास ये नीचे वाला त्रिभुज है OPN, इसमें भी हम अगर हम निकालें तो cos थीटा हमारे पास क्या निकलता है ON अपॉन OP, जो cos थीटा होता है वो क्या होता है देखिएगा cos थीटा होता है आधार और अपॉन कर्ण, तो आधार अपॉन कर्ण हम देखेंगे तो आधार कौन सा है ये हुआ ON अपॉन कर्ण कौन सा हुआ OP, तो ON अपॉन OP क्या हुआ cos थीटा, और थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं ओमेगा टी, और ON कितना है देखिएगा ON है हमारे पास x, ON कितना है x है, और OP कितना है a है, तो x अपॉन a यहां पर हो जाएगा, तो जब हम x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा a cos ओमेगा t आ जाएगा। तो ये दोनों समीकरण कौन सी हैं सरल आवर्त गति के समीकरण कहलाते हैं। अब देख लेते हैं सरल आवर्त गति के तत्व। सरल आवर्त गति के तत्व जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर पीरियड। अब एंगुलर पीरियड को हम जैसे ही एक्सप्लेन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड या कण के कोणीय विस्थापन थीटा तथा समय t के अनुपात को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। देखिएगा हम ये देख रहे हैं इसमें कि सरल आवर्त गति अगर कोई पिंड कर रहा है तो उसका जो कोणीय विस्थापन थीटा है और उसमें कोणीय विस्थापन जितना हुआ है थीटा उसमें लगा समय t, अगर दोनों को हम अनुपात कर दें तो कोणीय आवृत्ति कहलाती है। उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा कोणीय आवृत्ति कहलाएगा। इसे कोणीय वेग भी कहते हैं। अब इसी को हम क्या कहते हैं कोणीय वेग भी कहते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कोणीय वेग यानी कि ओमेगा जो है वो क्या था थीटा अपॉन टी, इन्हीं दोनों का रेशो था, इन दोनों का अनुपात था, तो इसी को हम क्या कहेंगे कोणीय वेग कहेंगे, और इसी को हम बोल रहे हैं कोणीय आवृत्ति। तो क्या है सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड या कण के कोणीय विस्थापन थीटा तथा समय t के अनुपात को कोणीय आवृत्ति कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है रेडियन पर सेकंड होता है।
तो हम लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू 2πn इक्वल टू 2πt। अब 2π/t क्यों लिखा इसको, क्योंकि n इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है। जैसे हमने ये वैल्यू यहां पर पुट की तो हमें मिल जाता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t मिल जाता है। नेक्स्ट है विस्थापन। अब विस्थापन को देख लेते हैं, विस्थापन को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो माना कण का आवर्तकाल t है, तो एसएचएम के समीकरण से, अब देखिएगा यहां पर कोई कण x स्थिति से t समय में p पॉइंट पर पहुंचता है, तो उसमें कोणीय विस्थापन कितना होता है, थीटा हो जाता है। और अगर हम देखें कि p पॉइंट से y डैश अक्ष पर एक लंब डाला जाए तो यहां से मूल बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, और ये क्या कहलाएगा, y अक्ष पर विस्थापन कहलाएगा। तो मान लिया कि कण का जो आवर्तकाल है वो कितना है, t है, तो एसएचएम के समीकरण से हम लिखेंगे y इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये हमारा एसएचएम का समीकरण होता है y अक्ष पर, तो a sin 2π/t डॉट t हो जाएगा, क्योंकि जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2π/t होती है। तो अब t इक्वल टू अगर हम 0 रखें, यानी कि t इक्वल टू 0, तब ये यहां था, तो तब की स्थिति क्या है, y इक्वल टू a sin 2π/t, और t के इक्वल टू में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि a sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0 होता है। अब देखते हैं ये साइकिल, आप देखते ही पहचान गए होंगे कि ये कौन सी साइकिल है, साइन कर्व है, ठीक है, ये साइन कर्व है। ठीक, तो इस साइन कर्व में हम क्या देखते हैं, अगर हम लेते हैं t इक्वल टू t/4, यानी कि हमने पहले यहां पर लिया था 0, अब यहां पर हम जैसे ही आए तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, देखिएगा y इक्वल टू a sin 2π/t इंटू स्मॉल t की जगह पर हमने क्या रखा, t/4, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू a sin ओमेगा की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2π/t, और इंटू में स्मॉल t, और स्मॉल t की जगह पर हमने क्या रखा, t/4 रखा। t/4 पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, t से t कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां से 2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा, तो π/2 बन जाता है। अब देखिएगा sin 90, π/2 क्या होता है, sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जैसे ही हम यहां पर वैल्यू निकालते हैं y यानी कि डिस्प्लेसमेंट की, वो कितनी होती है, a होती है। और हमें साइकिल में भी यही दिखाई गई है, देखिएगा यहां पर पॉजिटिव a यानी कि a मैक्सिमम हमें t/4 पर आयाम की वैल्यू दिखा रखी है, जो हम इसका एम्पलीट्यूड है। अब देखते हैं यहां पर हम जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो विस्थापन की हम वैल्यू निकालेंगे, तो t इक्वल टू t/2 पर विस्थापन की वैल्यू कितनी आ रही है, t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin पाई। अब sin पाई क्या होता है, 180 होता है, और 180 को हम क्या लिखते हैं, sin 180 को 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इस साइकिल में देखते हैं कि y की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी कि ये इसी साम्यावस्था वाली लाइन पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, विस्थापन 0 है। अब देख लेते हैं यहां पर -a यानी कि मैक्सिमम निगेटिव आयाम, मैक्सिमम निगेटिव एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहां पर आनी चाहिए, किस वैल्यू पर, 3t/4 पर। देखते हैं t इक्वल टू 3t/4 रखने पर हमें क्या मिलता है, 3t/4 हमने जैसे ही रखा तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पर हमें मिलता है a sin 3π/2 मिल जाता है। अब देखिएगा 3 इंटू 180/2 अगर हम करते हैं तो यहां पर क्या होता है, 2 को 180 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। 270 में हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 कितना होता है, 270 होता है। और जब हम लिखते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा यानी कि तीसरे चतुर्थांश में ये पहुंचता है, तो तीसरे चतुर्थांश में हमें मिलता है साइन माइनस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन 90। और जब माइनस साइन 90 की बात आती है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और माइनस का साइन a के साथ में आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है कितने पर, t इक्वल टू 3t/4 पर वो कितना आता है, माइनस के a आता है, यानी कि निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू जो हमें यहां पर इस पॉइंट पर दिखाई गई थी, हमें वही न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट है t इक्वल टू t, यानी कि जब साइकिल कंप्लीट हो जाती है तब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू में 0 आता है या नहीं। तो y इक्वल टू a sin 2π/t, और स्मॉल t की जगह पर क्या रख रहे हैं हम, कैपिटल T रखेंगे। t से t कैंसिल आउट तो 2π आ जाएगा, और 2π कितना है, 2 इंटू 180, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 0 आ जाएगी।
अब हमने ये देखा कि जैसे जैसे ये साइकिल आगे बढ़ती है वैसे वैसे उन वैल्यू को अगर हम वेरीफाई करें तो न्यूमेरिक वैल्यू भी हमारे पास यही आती है जहां साइकिल हमको दिखाई देती है। यहां पर अगर हम देखें तो माइनस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आया है, और यहां पर अगर हम देखते हैं t/4 पर तो पॉजिटिव जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा मैक्सिमम आता है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी। तो एसएचएम करते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर, क्या कह रहा है, विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन क्या होगा, वेग कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी समय t पर कण का साम्य स्थिति से विस्थापन यानी कि कण का साम्य स्थिति विस्थापन कितना हो जाता है, अगर हम y के डायरेक्शन में देखें तो a sin ओमेगा t होता है। तो t के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन कर दें तो हमारे पास क्या आता है, dy/dt इक्वल टू a कांस्टेंट होगा और d/dt sin ओमेगा t। ओमेगा यहां पर हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं यानी कि एक नियतांक मान रहे हैं, ये इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो हम क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देंगे। तो v इक्वल टू क्या आएगा, a ओमेगा, ये साथ में आ जाएगा यानी कि इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है, साइन ओमेगा टी का हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी का अगर हम अवकलन करें टी के रेस्पेक्ट में तो वो क्या होता है, वो होता है कॉस ओमेगा टी, और अब होगा इस ओमेगा टी का तो साथ में आ जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा को हमने शुरू में लिया और कॉस ओमेगा टी यहां पे ये लिख दिया है। तो हमें क्या मिल जाता है, v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी हमको मिल जाता है। तो ये क्या है, ये है वेग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। तो हमने देखा किसी सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो कितना आया था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया था। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी भी 1 होगा। क्लियर है। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 के माइनस में ले जाएंगे। अब स्क्वायर है तो इस पर हम क्या करेंगे, रूट को चढ़ा देंगे। जब हम इस पर रूट लगा देंगे तो रूट को लगाने के बाद देखिएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये वैल्यू हमें कहां से मिली, देखिएगा साइन ओमेगा टी यानी कि वैल्यू थी हमारे पास y अपॉन ए। क्या वैल्यू थी, y अपॉन ए। यहां से हम इसको अगर रखें साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू y अपॉन ए थी, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। तो यहां से जब हम करेंगे तो a और इसके अपन में a मानकर इसको हम एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और रूट के अंदर रहेगा। जब हम इसको a को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए, और बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा। अब v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी से अगर हम देखें तो हमारे पास जो मिलता है वो क्या है, v इक्वल टू a ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यानी कि यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें ये मिलता है तो a से a कैंसिल आउट अगर हम कर दें तो हमें v जो मिल जाता है वो कितना है, ओमेगा के रूप में, ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। अब आप देखिएगा ये जो साइकिल है ये कौन सी है, कॉस की, ठीक है, कोसाइन कर्व है। तो कोसाइन कर्व हमें यहां से एम्पलीट्यूड से शुरू करके हम यहां पर ये कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जीरो पर यहां एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम है, और यहां इस जगह पर हम देखते हैं t/4 पर। तो t/4 पर जैसे हम जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, डिस्प्लेसमेंट की 0 आनी चाहिए। t/2 पर माइनस a ओमेगा वैल्यू आनी चाहिए, और यहां पर जो वेग है वो कितना होना चाहिए, फिर से 0 होना चाहिए। यहां पर हम विस्थापन या एम्पलीट्यूड नहीं देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे वेग। तो यहां पर जो वेग है वो कितना आना चाहिए, मैक्सिमम, यहां पर 0, फिर यहां पर माइनस मैक्सिमम आना चाहिए, यहां पर फिर से 0 और यहां पर फिर मैक्सिमम आना चाहिए पॉजिटिव में। तो देखते हैं यही वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में मिलती है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम t इक्वल टू 0, देखिएगा t इस डायरेक्शन में ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे साइकिल बढ़ती है तो समय के साथ साइकिल भी बढ़ती जाती है, साइकिल कंप्लीट होती है यहां पर आकर के जो t आवर्तकाल दिखाया गया है। तो अगर हम t इक्वल टू 0 यानी कि यहां पर इस साम्यावस्था पर रखें तो क्या हो जाता है, t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू कितना था, 0 था। आप याद कीजिएगा अभी हमने सारी वैल्यू को निकाला है आपके सामने ही। अब t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू कितना आया था, 0 आया था। देख लेते हैं t इक्वल टू 0 पर
y इक्वल टू कितना था, 0 आया था। तो यहां पर हम प्रीवियस वैल्यू से सारी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, a ओमेगा। जैसे हम y की वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a ओमेगा। तो यहां पर v की वैल्यू a ओमेगा मिल जाती है। देख लेते हैं पॉजिटिव में a ओमेगा t इक्वल टू 0 पर है या नहीं। देखिएगा यहां पर आपको प्लस में a ओमेगा वैल्यू दिखाई देगी। अब देख लेते हैं t/4 पर जो वेग है वो 0 आना चाहिए। देखते हैं आता है t इक्वल टू t/4 जब हम रखते हैं तो y इक्वल टू प्लस में a आता है। अब जैसे ही हम y इक्वल टू प्लस में a रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो देखिएगा t/4 पर जो वेग है वो कितना है, 0 है। इस साम्यावस्था पर है तो कितनी वैल्यू है, 0 है। अब देख लेते हैं t/2 पर माइनस में जो मैक्सिमम वेग है वो आता है या नहीं आता है। तो t/2 पर हम निकालेंगे तो t/2 पर y की वैल्यू आप देख लीजिएगा 0 थी। 0 वैल्यू है जो हम इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में a ओमेगा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में a ओमेगा। माइनस में a ओमेगा इस तरीके से आएगा कि जब हम रूट से a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये कितना प्लस माइनस a होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, माइनस वाली वैल्यू को हम यहां लेंगे। अब इसके बाद t इक्वल टू 3t/4 पर जैसे ही हम वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू माइनस ए आता है, और जैसे हम यहां पर माइनस ए पुट करते हैं तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाती है v इक्वल टू 0। और v इक्वल टू 0 किस तरीके से आई यह मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे v इक्वल टू हमारे पास है ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम यहां पे रखेंगे y इक्वल टू माइनस ए। अब जब हम y इक्वल टू माइनस ए यहां पर पुट करते हैं तो कितना आता है, a स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाता है। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर और माइनस में जब माइनस ए का होल स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, a आएगा। ठीक है, a स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0, और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, वेग की 0 हो जाती है। इसी तरीके से हमने ये देखा कि 3t/4 पर वेग कितना है, 0 है, और हमें भी कितना मिला, 0 मिला है। अब देख लेते हैं कंप्लीट साइकिल होने पर जो आवर्तकाल t है उस पर वेग मैक्सिमम a ओमेगा होता है या नहीं। देख लेते हैं t इक्वल टू t पर y इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। या प्रीवियस रिजल्ट से देख लीजिएगा तो v इक्वल टू a ओमेगा यहां पर हमें मिल रहा है। तो देखिएगा किस तरीके से मिल रहा है, y इक्वल टू जैसे ही हम यहां पर 0 रखते हैं तो ये वैल्यू पूरी खत्म हो जाती है, और इस वैल्यू को जैसे ही हम यहां से हटाएंगे तो a स्क्वायर के ऊपर रूट आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, a ओमेगा यहां पर बचता है। अब देख लेते हैं एक नोट मैंने आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है, वेग की दिशा सदैव या तो साम्य स्थिति से दूर या साम्य स्थिति की ओर होती है। जो वेग की दिशा होती है वो या तो साम्य स्थिति से दूर होगी या फिर साम्य स्थिति की ओर होती है। तो हमने देखा ये सभी जो रिजल्ट हैं, जो न्यूमेरिक रिजल्ट हमें मिले, तो सभी इस कर्व को सेटिस्फाई करते हैं, इस कर्व को वेरीफाई करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है किसकी, समय के साथ चलते इस कोसाइन कर्व की। क्लियर है, इस पर वेग किस तरीके से कहां पर कितना होगा ये यहां पर इसने शो किया हुआ है। तो हम इसको सही तरीके से देख लेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी हमने वेलोसिटी देखी, पहले डिस्प्लेसमेंट देखा था, अब एक्सेलरेशन को हम देख लेते हैं। तो एसएचएम यानी सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। देखिएगा डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, वेग हमने पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो त्वरण क्या कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यानी कि वेग को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दें, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका अवकलन कर दें, तो हमें जो मिलता है वो त्वरण मिल जाता है। तो देखते हैं कण का वेग की जो हमारे पास इक्वेशन थी वो कितनी थी, v इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t। इसको अगर हम t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dv अपॉन dt इक्वल टू a ओमेगा d अपॉन dt कोस ओमेगा t होगा। और आप सभी जानते हैं कि कॉस थीटा का जो अवकलन होता है तो वो कितना होता है, माइनस साइन अवकलन आता है। तो माइनस में साइन के साथ अवकलन आएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ही cos ओमेगा टी का अवकलन हम करते हैं तो माइनस के साइन ओमेगा टी आता है, और ये जो ओमेगा टी है इसका फिर से हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास मिलता है ओमेगा। तो ओमेगा और ओमेगा कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देखिएगा इस तरीके से a ओमेगा और माइनस के साइन ओमेगा टी, और फिर से हम ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आएगा। तो ये ओमेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हमें मिल जाता है।
अब dv अपॉन dt यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या लिख रहे हैं, त्वरण लिख रहे हैं। तो त्वरण को हमने कैपिटल A से यहां पर लिखा हुआ है। अब कैपिटल A से हमने क्यों लिखा, क्योंकि इस साइड में जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो स्मॉल a से दिखाया गया है। तो जैसे कि ये वैल्यू दोनों सेम ना हो, हमने इसलिए इसको कैपिटल A से दिखाया है। आप याद रखिएगा, कैपिटल A से हमने SHM में क्या दिखाया है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को दर्शाया है। तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t पर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t, यानी कि हम ये देखने वाले हैं कि a sin ओमेगा t को हम जैसे ही एक साथ लेते हैं तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, y की वैल्यू हो जाती है। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। इसी पर हम सारी वैल्यू फाइंड करेंगे और इस कर्व को देखेंगे कि ये कर्व वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो हमने बनाया यहां पर एक साइन कर्व है, ठीक है, यहां पर हमने एक साइन कर्व बनाया है। तो साइन कर्व को देखते हैं कि साम्यावस्था, यहां पर साम्यावस्था में त्वरण कितना होता है। इस एक आवर्तकाल के 4th नंबर ऑफ साइकिल पर कितना त्वरण हमें मिलता है, हाफ साइकिल पर कितना त्वरण मिलता है, और यहां पर हमें इस पॉइंट पर कितना त्वरण मिलेगा, और कंप्लीट साइकिल पर हमें कितना त्वरण मिलेगा। ये सभी वैल्यू हम न्यूमेरिकल तरीके से देखेंगे। तो जैसे ही हमने यहां पर साम्यावस्था को लिया t इक्वल टू 0 पर, यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि त्वरण कितना आना चाहिए, त्वरण 0 आना चाहिए। तो देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, इसी में हम सभी वैल्यू को रखते चलेंगे। तो साम्यावस्था में y इक्वल टू क्या है, 0 होता है। यह हमने देखा था प्रीवियस रिजल्ट से। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है साम्यावस्था पर, वो कितना होता है, 0 होता है। और जब हम y की वैल्यू यहां पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल 0। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कितना है, 0 है। और आप देख लीजिएगा जो साम्यावस्था पर एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0 है, इस कर्व के अकॉर्डिंग भी। आप देख लेते हैं t/4 पर ओमेगा स्क्वायर a जो मैक्सिमम है वो आता है या नहीं आता है, वो भी किसमें, माइनस में, ठीक है, निगेटिव वैल्यू में आता है या नहीं आता है। तो t इक्वल टू कैपिटल T/4 जैसे हम रखेंगे तो हमें पता है जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया था, प्लस के a आया था। और प्लस a जैसे ही हम यहां पर पुट करते हैं y की वैल्यू तो कितना आ जाता है, माइनस के a ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो कितना है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर a। तो देख लेते हैं निगेटिव में ओमेगा स्क्वायर a यहां पर वैल्यू है कितने पर, T/4 पर। तो यहां ये पॉइंट भी यहां पर वेरीफाई हुआ। अब देख लेते हैं T/2 पर 0 आता है या नहीं, क्या, त्वरण। तो T/2 पर हम देखेंगे तो y इक्वल टू 0 आता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आता है। तो जब 0 हम इसमें रखेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहां पर ये पॉइंट भी वेरीफाई हो जाता है। इसी तरीके से t इक्वल टू 3t/4 को जब हम वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू a, और जो क्या है, जो हमारे पास मैक्सिमम त्वरण होगा 3t/4 पर, वो भी पॉजिटिव वैल्यू में। अब जैसे ही हम क्या करें, कंप्लीट साइकिल पर अगर ले तो t इक्वल टू कैपिटल T, तो y इक्वल टू 0 आता है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, यहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, किसके, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहां पर SHM करते किसी कण का अधिकतम विस्थापन पर होता है, ठीक है। मतलब SHM करते किसी कण का अधिकतम विस्थापन कहां पर होता है, यहां पर यह कहा गया है कि अतः SHM करते किसी कण का अधिकतम त्वरण कहां पर होता है, अधिकतम विस्थापन पर होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं। कहा गया है कि SHM करते किसी कण का अधिकतम त्वरण कहां है, यहां पर और यहां पर। अधिकतम त्वरण यहां और यहां पर है, तो वो कहां पर होगा, अधिकतम विस्थापन पर होगा। तो विस्थापन कितना है, देख लेते हैं, -a और +a, यानी कि -a और +a। तो विस्थापन अगर हमारा मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो जो त्वरण होगा वो भी अधिकतम ही होगा। ये लाइन हमें सेटिस्फाई कराती है इन वैल्यू को। तो जब भी कहा गया है कि SHM करते किसी कण का जो अधिकतम त्वरण होगा वो क्या होगा, अधिकतम विस्थापन पर होता है। इसको आप याद रखिएगा। ये आपको इस त्वरण की, जो SHM में त्वरण हम निकालते हैं किसी कण का, उसकी वैल्यू फाइंड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरल लोलक, जिसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है, इसको देख लेते हैं। सरल आवर्त गति का सबसे सरल उदाहरण सरल लोलक है। यदि किसी पदार्थ के अत्यंत छोटे परंतु भारी कण को किसी भारहीन और न खींचने वाली तथा लचकदार डोरी के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटकाया जाए
तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? सरलोलक कहलाता है। आप देख लीजिएगा फिगर के माध्यम से, ये हमारे पास एक दीवार है, यहां पर एक डोरी बंधी हुई है और उससे क्या है, एक भारी कण बंधा हुआ है। तो इसको हम क्या करा रहे हैं? इसको हम दोलन करा रहे हैं। दोलन हम इसको कराएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? हमने कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट x है, और जो इस डोरी में तनाव पैदा होता है वो कितना है? t है। और इस डोरी की टोटल लंबाई कितनी थी? l। और इसका कोणीय विस्थापन, जैसे ही ये यहां पर इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसमें कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और किस स्थिति से? a स्थिति से। ठीक है, तो ये है सरलोलक का सिंपल डायग्राम। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।